Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students. Hope everything is going fine and warm welcome once again in this live session of today's class of physics. And dear students, we are discussing about dual nature of matter and radiation. It is probably the fourth lecture of this dual nature of matter and radiation. In our previous class, we have discussed about electron emission. Electron emission के बारे में हमने बात की. So, electron emission क्या होता है उसके बारे में हमने बात की. electron emission के बारे में कितने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन होते हैं उसमें हमने बोला था कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास थर्मल इमिशन होता है. फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो फील्ड इमिशन होता है. और उसके बाद में जो लास्ट वाला था वो था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. ठीक है. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है. तो ये फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में. ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है. ये एक मेटल सरफेस है. इस मेटल सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बिल्कुल सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हम उनको बाय हीट जब हम इसके ऊपर रेडिएशन हम बेसिकली लाइट डालते हैं और उस लाइट के अंदर जो फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स की एनर्जी एक सफिशिएंट एनर्जी इज इक्वल टू HF. इस तरह के जब फोटॉन इस पर गिरते हैं, लाइट के सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन्स, सफिशिएंट वेवलेंथ वाले फोटॉन्स जब इस पर गिरेंगे तो उनके पास कुछ एनर्जी होगी. जब वो इस पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फिर वो बाहर निकाल देते हैं तो इस वाले इफेक्ट को बोलते थे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते थे इनको बोलते थे फोटो इलेक्ट्रॉन्स. फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो ये हमारे पास होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है. अब ध्यान से देखिए, अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो वी हैव टू प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी. हमें इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी है और वो एनर्जी E इज इक्वल टू HF या E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा. जो मैंने बोला था E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा. ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेवलेंथ, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ये फोटॉन्स होने चाहिए. जब वो इस पर गिरेंगे, इस मेटल सरफेस पर गिरेंगे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अब ध्यान से देखिए, इसी चीज को मैं थोड़ा ब्रॉडली एक्सप्लेन करता हूं. यहां पर मान लो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इस वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और जो ही ये निकलेगा, निकलना चाहेगा बाहर. अब इस जो ये मेटल सरफेस है, अब मुझे पहले बताइए इस मेटल सरफेस पर, इस मेटल पर चार्ज कितना होगा. इस मेटल सरफेस पर चार्ज कितना होगा. ये है न्यूट्रल. इसमें न्यूट्रल चार्ज है, यानी इसके ये जो है ये इलेक्ट्रिकली अभी तक न्यूट्रल है. लेकिन जब ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तो जब ये बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास यहां क्या होगा, नेगेटिव चार्ज. लेकिन जहां से ये इलेक्ट्रॉन उठेगा तो वहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. तो ये पॉजिटिवली चार्जड बनेगा. तो यहां पर इसके पास जो चार्ज आएगा वो आएगा पॉजिटिव. कब? जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहेगा. जब मान लो ये सरफेस से थोड़ा बाहर आ गया, अब इसको बाहर निकलना है. जो ही ये सरफेस से बाहर आ जाएगा तो यहां पर जो चार्ज डेवलप होगा वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और बाहर इस इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो नेगेटिव आ जाएगा. तो यहां पर इनके बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है. दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Q1 Q2 बाय R², ये फोर्स एप्लीकेबल होगा और उसकी वजह से ये इसको जाने नहीं देगा, क्योंकि यहां पर डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस और वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा और इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा. ठीक है. ये पॉजिटिव चार्ज के बारे में, ये पॉजिटिव चार्ज है, बाहर ये नेगेटिव चार्ज है. जो ही ये बाहर, लेकिन इन दोनों के दरमियान अब डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बिकॉज टू सेपरेट चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये जाने नहीं देगा। अब क्या है, अगर ये जब एनर्जी इसको प्रोवाइड करता है, इसको सफिशिएंटली, इसीलिए ज्यादा एनर्जी चाहे, इसमें ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए और वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डोमिनेट करना चाहिए। जितनी देर में इनको लगेगा उससे पहले ये इसको एनर्जी देके इतनी ज्यादा एनर्जी देगा और ये बाहर निकलेगा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डोमिनेट हो जाएगा। यानी डोमिनेट होने से पहले, ताकि इन दोनों के दरमियान इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे, उससे पहले हम सफिशिएंट एनर्जी देके इसको बाहर निकालते हैं। अदरवाइज ये इसको बाहर नहीं निकलने देता, क्योंकि इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, इसीलिए हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि यहां पर इसको ये उतनी ज्यादा एनर्जी मिले ताकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डोमिनेट करे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, तो तभी ये बाहर निकलेगा। ठीक है, अब कितनी एनर्जी होनी चाहिए, कितना एनर्जी होनी चाहिए, तो इसलिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करना पड़ेगा। क्या इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी वही एनर्जी देंगे जो बीच में है? क्या वही एनर्जी इसको भी लगेगी निकालने के लिए? और जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है, क्या उसको भी वही एनर्जी लगेगी निकालने के लिए? नो। अब हम देखेंगे कि कितनी एनर्जी, मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल सरफेस से बाहर निकले। उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो पहली टर्म है हमारे पास, वो टर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है बोर्ड के लिए, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन एंड वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे। और फिर से मैं एक मेटल सरफेस लेता हूं, यहां पर ये मेटल सरफेस है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन का मतलब होता है मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी मिनिमम रिक्वायरमेंट, इस इलेक्ट्रॉन को कितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए इस फ्री इलेक्ट्रॉन को टू जस्ट लीव, टू जस्ट लीव, ये खाली लीव करेगा, यानी ये इस सरफेस को छोड़ के यहां पर आ जाएगा। जस्ट लीव, जस्ट लीव मतलब को इतना बाहर आना है, बाहर आके इधर घूमी घूमी नहीं करना है, इसके पास उतनी एनर्जी नहीं है। मैं जस्ट बोल रहा हूं कि ये बाहर आ जाए। फिर बाहर आने के लिए अगर यहां घूमी घूमी करना पड़ेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे उसी हिसाब से इसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी और ये स्पेस में मूव करने लगेगा। लेकिन मैं वो बात नहीं बोल रहा हूं, मैं खाली ये बात बोल रहा हूं कि ये जस्ट लीव करना चाहिए मेटल सरफेस और विदाउट मूविंग इन स्पेस, स्पेस में मूव नहीं करना चाहिए। ये उस वाली एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। उस वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो नोट भी करूंगा मैं, उससे आसान हो जाएगा। क्या होता है ये, द मिनिमम एनर्जी the minimum energy required by an electron, by a free electron by a free electron to just leave the surface, to just leave the surface, और ब्रैकेट में लिखूंगा without
without moving in space, without moving in space, without moving in space. स्पेस में ये जस्ट लीव करना चाहिए यहां से, सरफेस से बाहर, बस बाहर, बाहर आने के लिए खाली कितनी एनर्जी लगेगी, घूमना नहीं चाहिए, ये खाली बाहर आना चाहिए, ये वो जो एनर्जी है जस्ट लीव द सरफेस is known as the work function of the metal. Moving in space, just leave the surface, without moving in space, without moving in space is just, अच्छा, leave the surface without moving in space is known as work function, is known as work function of this metal. Work function of the metal. ये ध्यान से देखना है, क्या बोला मैंने, ये सपोज हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस पर, ये मान लो ये मेटल सरफेस है, ठीक है, ये मेटल सरफेस है, ऐसे करके ये मेटल सरफेस है, यहां पर इस पर फोटॉन्स पड़ेंगे, वो मिनिमम एनर्जी कितनी इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए ताकि ये सरफेस से बाहर आए, ताकि ये सरफेस से, और मूव नहीं करना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए स्पेस में, खाली ये सरफेस से बाहर आना चाहिए, वो जो अमाउंट इसको चाहिए, वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए, दैट अमाउंट, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। मेरे ख्याल से उतनी मुश्किल वाली बात ये है नहीं। तो सिंपल लफ्जों में, एक फ्री इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस में कितनी एनर्जी चाहिए ताकि वो सरफेस से जस्ट बाहर आए, मूव नहीं करना चाहिए, जस्ट बाहर आए, उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अब देखिए, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, अलग अलग मेटल होंगे तो उनको अलग अलग एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर प्लेटिनियम होगा, अगर सीजियम होगा, इस तरह के जो हमारे पास मेटल्स होंगे, उनसे जो हर एक मेटल की वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू जस्ट मूव द सरफेस ऑफ द मेटल, हर एक मेटल की वर्क फंक्शन अलग अलग होगी। ये याद रखिए, हर किसी मेटल की वर्क फंक्शन सेम नहीं होगी। हर किसी मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से बाहर निकलने के लिए सेम एनर्जी नहीं चाहिए, हमें अलग अलग एनर्जीज चाहिए, ठीक है। तो इसका यह मतलब हुआ, द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहां नोट करते हैं। द वर्क फंक्शन of the metal depends upon the work function of the metal depends upon the properties of the metal, depends upon the properties of the metal, depends upon the properties of the metal, डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। अलग अलग मेटल होगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज उस मेटल के होंगे, और नेचर ऑफ द मटेरियल, किस नेचर ऑफ मटेरियल का वो मेटल बना है, नेचर ऑफ मटेरियल, कौन सा नेचर है मटेरियल का, उस पर भी ये डिपेंड करेगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो यहां याद रखा कि अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन होगा। वर्क फंक्शन जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये वर्क फंक्शन is denoted by phi naught। ये phi naught जहां पर होगा इसका मतलब है वर्क फंक्शन, और कभी कभी कुछ बुक्स W से भी, W नॉट से भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे phi naught से, ठीक है। ये phi naught एंड कैन बी मेजर्ड। वर्क फंक्शन इज एन एनर्जी। वर्क फंक्शन को मेजर कैसे करते हैं? वर्क फंक्शन इज मेजर्ड, work function is measured in electron volt। work function is measured in electron volt, ठीक है। वर्क फंक्शन जो है
उसको हम मेजर करते हैं किससे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और EV से उसको हम मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, और याद रखिए जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये इसके पास चार्ज होता है कूलम इंटू 1 वोल्ट, ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये बराबर होता है 1.6 इंटू, और ये बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। ये होता है, देखिए मैंने क्या बोला आपको, वर्क फंक्शन होता है द मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू जस्ट लीव द सरफेस ऑफ द मेटल विदाउट मूविंग इन स्पेस। ये एक बात हो गई। उसके बाद में ये जो वर्क फंक्शन होता है, अलग अलग मटेरियल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, और वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई नॉट से, और वर्क फंक्शन इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। और यहां पर मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होता है। अब मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करूंगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, डेफिनेशन इसकी क्या बनती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे 1 वोल्ट, मान लो ये हमारे पास यहां पर इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराएंगे। एक्सेलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन, उस टाइम जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएगा, जब इसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड देंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा, इसके पास उस टाइम कितनी एनर्जी आएगी? जब हम इसको 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे। यानी सिंपल लफ्जों में, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आएगी जब हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे? जब हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट देंगे, उस टाइम जब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगी उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या लिखेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी acquired by an electron One electron volt is the energy acquired by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt through a potential difference of 1 volt। ठीक है, कितनी एनर्जी एक्वायर करेगा एक इलेक्ट्रॉन जब हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, फील्ड प्रोवाइड करेंगे, 1 वोल्ट का फील्ड देंगे, तब हमारे पास डेफिनेशन बनती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मेरे ख्याल से यह भी बहुत आसान है। ठीक है, अब मैं कुछ मेटल्स को बनाता हूं, उन मेटल्स के वर्क फंक्शन कितनी होती है उस वर्क फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए, अगर कुछ रहता है तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए, चलो ध्यान दो, इधर आ जाओ भैया, आ ले 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 उल्लला, आ जा। अब मैं क्या करूंगा, अब
किस मेटल, कुछ मेटल्स में बना के देता हूं, उन मेटल्स को मैं देखता हूं किस मेटल की कितनी वर्क फंक्शन है, 2-4 को हम नोट करते हैं। ठीक है, चलिए एक साइड में लिखूंगा वो मेटल, कौन सा मेटल है, ये हमारे पास मेटल है और ये हमारे पास वर्क फंक्शन है। ठीक है, ये वर्क फंक्शन है और वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। मेटल कौन सा है, मेटल के कुछ इंपॉर्टेंट बातें साथ साथ में नोट करिए, इंपॉर्टेंट चार्ट है, कुछ में इसमें अच्छी बातें भी है। मेटल कौन सा है, तो अगर हम सीजियम को लेंगे, सीजियम, सीजियम नाम सुना होगा, केमिस्ट्री पढ़ा जो खाक गमत, सीजियम। ठीक है, तो इसकी जो वर्क फंक्शन होती है वो होती है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये सीजियम का हमारे पास वर्क फंक्शन है और ये आपको याद होना चाहिए, कभी आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सीजियम की वर्क फंक्शन कितनी होती है। यानी अगर यहां पर सीजियम का मेटल होगा तो कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर होगी इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से जस्ट बाहर निकालने के लिए, तो वो एनर्जी होनी चाहिए वो वर्क फंक्शन होना चाहिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सिंपल बात है कि अगर सीजियम का मेटल होगा तो उसमें कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी ताकि ये बाहर निकले। ठीक है, ये होता है सीजियम का केस। और अगर पोटेशियम की बात की जाए, पोटेशियम की बात की जाए, पोटेशियम में कितना होता है, पोटेशियम में 2.30 होता है। ये हमारे पास पोटेशियम का, अगर पोटेशियम का मेटल होगा तो हम क्या कर सकते हैं उसमें आपको पोटेशियम के, ठीक है, उसमें 2.30 का आपके पास क्या होना चाहिए, 2.30 इसका वर्क फंक्शन होता है। इसके बाद लिथियम होगा, फिर प्लेटिनियम होगा। अगर लिथियम की बात की जाए, लिथियम, ठीक है, लिथियम के पास होता है 2.5, चार्ट में देखिए उधर नीचे भी हो सकता है, लिथियम का हो सकता है 2.5 और सबसे ज्यादा जो होता है वो प्लेटिनियम का होता है। ठीक है, प्लेटिनियम का होता है 5.65। ये कुछ मेटल्स मैंने आपको बताई जिनका साथ साथ में वर्क फंक्शन भी नोट हो गया। वर्क फंक्शन में सबसे कम अगर देखा जाए तो सीजियम की वर्क फंक्शन सबसे कम है। इसका मतलब है कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसके इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि इसकी वर्क फंक्शन कम है। तो कम से कम वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी होनी चाहिए तभी पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की। और अगर आप प्लेटिनियम लेंगे तो प्लेटिनियम में सबसे ज्यादा है, यहां पर चार्ट में नोट करिए, अगर मिनिमम पूछा जाएगा तो मिनिमम सीजियम है और अगर मैक्सिमम के लिए पूछा जाएगा तो मैक्सिमम के लिए प्लेटिनियम है। इसलिए मैंने दोनों को, मिनिमम वाला भी और मैक्सिमम वाला भी मैंने नोट किया। ठीक है, इसको नोट करते जाइए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। बातें ये हैं कि सीजियम की वर्क फंक्शन सबसे कम होती है, प्लेटिनियम की सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन होती है और बाकी इसके बीच में आते हैं। तो सीजियम की अगर आप मिनिमम एनर्जी 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलेगा। ठीक है, नोट करो, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। चलो ध्यान से देखना है। एक इंपॉर्टेंट बात जिन बच्चों को बार बार कंफ्यूजन हो जाता है, वो एक इंपॉर्टेंट बात सुनी। तो मैंने यहां पर लिखा कि अगर आपके पास सीजियम का मेटल होगा तो आपको 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी है, मिनिमम एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है बाहर निकलेगा। एक नोट लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट, इसका मतलब मिनिमम एनर्जी आपको वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है। इफ वी सप्लाई एनर्जी ग्रेटर देन फाई नॉट, इंपॉर्टेंट है, इफ वी सप्लाई एनर्जी, if we supply energy greater than phi naught, phi naught क्या है, वर्क फंक्शन। यानी अगर आप सप्लाई एनर्जी दोगे ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, इट इज नॉट नेसेसरी
it is not necessary that electron is ejected out. Electron is ejected out. It is not necessary that electron is ejected out from the metal surface. जरूरी छन के कि सिदिक तथ क्या वजह आसन ते वुचो इस बोट कुन जरूरी छन के कि हमेश सिदिक सपोज अश दिस एनर्जी मोर देन वर्क फंक्शन तो तुम वनियो ये इलेक्ट्रॉन नेर नेबर पॉसिबिलिटी छस कि ये नेर मगर जरूरी तिशन के कि ये नेर गो देयर इज अ पॉसिबिलिटी मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो होता है लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो करने के बाद भी क्या ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो देखना है ये जरूरी नहीं है कि आप ग्रेटर देन वर्क फंक्शन एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इसीलिए मैंने लिखा कि इफ वी सप्लाई एनर्जी ग्रेटर देन फाई नॉट इट इज नॉट नेसेसरी देन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस मैं कंसेप्ट को डीप देखता हूं मैं इसको डीपली देखता हूं पढ़ाने का मतलब कैसे पढ़ाता हूं मैं डीप जाना है अगर तो सदी वनानो एम्ब्रोड सवाल तो यदि भी है अहंसा सीजियम दियो सा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से नियर नबर सीजियम मेटलस मस कतन आसी इलेक्ट्रॉन तय कछो पता वर्क फंक्शन छो कि ये नियर सरफेस पे नेबर ये कतन आसवन यह अत पे डिपेंड करान तवे लिखुम ये कि इफ वी सप्लाई एनर्जी ग्रेटर देन फाई नॉट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस ठीक है ये बाहर आ जाएगा मेटल सरफेस अब ध्यान से देखिए अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए इसको एक चार्ट के थ्रू में समझाता हूं ठीक है ध्यान से देखिए इसी को मैं ये यहां पर रेडिएशंस इस पर डालेंगे ये रेडिएशन डाली मैंने और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और इनको क्या बोलते थे इनको बोलते थे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इनको हम बोलते थे फोटो इलेक्ट्रॉन्स राइट अब देखिए अब यहां पर मैंने एनर्जी दी ये एनर्जी का कॉलम मैं यहां पर बनाऊंगा ठीक है एनर्जी का कॉलम और यहां पर मैं बनाऊंगा कॉलम फाई नॉट का यानी इस मेटल की वर्क फंक्शन कितनी है ठीक है वर्क फंक्शन कितनी है और फिर मैं आपको बताऊंगा यहां पर हम लिखेंगे सपोज वेस्ट कितनी एनर्जी हुई वेस्ट अब देखिए अब ध्यान से देखना है काइनेटिक एनर्जी ये क्या चक्कर है चक्कर यह है कि अगर हम किसी मेटल को अगर उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे सपोज 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड की कोई मेटल है उसको एनर्जी हमने प्रोवाइड की 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम चाहते हैं कि इस मेटल सरफेस से ये फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हम चाहते हैं कि इस मेटल सरफेस से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और मान लो इसकी वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसको पहले वर्क फंक्शन के जितनी हमें एनर्जी देनी है तभी ये सरफेस से बाहर आएगा मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है इस इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वर्क फंक्शन है और ये बाहर आ गया इधर आ गया बाहर आ गया अब मुझे बताइए बाकी जो है इसने वेस्ट कितना किया इसने कुछ वेस्ट नहीं किया ये सरफेस पर था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए ये सरफेस से बाहर आ गया तो इसमें वेस्ट हमें 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ अब ध्यान से देखिए वेस्टेज कहां पर हो गया वो ध्यान से देखिए आप एनर्जी मैंने प्रोवाइड की 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये मैंने दी इसकी वर्क फंक्शन है सरफेस तक आने सरफेस से बाहर निकलने के लिए इसकी वर्क फंक्शन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसकी वेस्टेज है कुछ खर्चा उधर इधर इसको नहीं हुआ ये खाली डायरेक्ट बाहर निकल के आ गया अब ध्यान से देखना है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने इसको दी इसको वर्क फंक्शन में लगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा कितना बचा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये अब इधर उस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर स्पेस में घूमी घूमी करेगा बाहर निकलेगा और वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस्तेमाल करेगा
काइनेटिक एनर्जी में। इसका यह मतलब है कि अगर आपने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, इसने वर्क फंक्शन में यूटिलाइज किया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाहर आ गया, लेकिन इसके पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इस्तेमाल करेगा काइनेटिक एनर्जी में। क्यों काइनेटिक एनर्जी में ये इस्तेमाल करेगा? और आपको पता है एनर्जी किसके बराबर है? HF, ठीक है, HF के बराबर है काइनेटिक एनर्जी। और ये इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी मोर देन वर्क फंक्शन, मोर देन वर्क फंक्शन। जब आप एनर्जी मोर देन वर्क फंक्शन दोगे, 5 नॉट से ज्यादा दोगे, जो बाकी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, अगर ये बाहर निकलेगा तो ये उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा काइनेटिक एनर्जी में। अब ध्यान से देखिए, और एक इंपॉर्टेंट बात, यही दूसरे मेटल को मैंने दे दिया, मैंने अब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी और वर्क फंक्शन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब मान लो ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन है, अब ये सरफेस वाला जस्ट इसके पास नहीं है, अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन जस्ट अगर ये यहां पर होता तो ये बाहर निकलता, लेकिन पहले इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आना है, सरफेस तक आना है। इसको मैं फिर से यहां पर बताता हूं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये बाहर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब यही एक इलेक्ट्रॉन इधर है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है, इसको भी आपने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, लेकिन जब आपने इसको तो पहले यहां से यहां आना है, तो यहां से यहां आना में ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, कोलाइड करके ऐसे जू 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 करके इसको यहां पहुंचना है, इसका कोलिजन होगा, उधर इधर एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, तो यहां वेस्टेज होगा इसका, क्योंकि अब ये सरफेस पर नहीं है, इसको पहले सरफेस तक आना है, इलेक्ट्रॉन को पहले सरफेस तक आना है, सरफेस तक आने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, और फिर बाहर निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, जो इसकी वर्क फंक्शन है। यहां पर इसका वेस्टेज होता है। तो मान लो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आने में खर्चा लगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वेस्टेज हो गया इसका, इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप बोलेंगे सर, अगर आप बोलेंगे ये एनर्जी किस लिए यूटिलाइज की, अरे इसको यहां से बीच में से पहले सरफेस पर पहुंचना है, और सरफेस पर पहुंचने के लिए इसमें इतने सारे एटम्स होंगे और उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके साथ ही कोलाइड करेगा एटम्स के साथ और एनर्जी को वेस्ट करेगा। पहुंचते पहुंचते ये यहां पर पहुंच गया, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको यहां तक आने में लगा, और वर्क फंक्शन कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप बाहर निकलने में लगा, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको यहां से यहां पहुंचने में वेस्टेज हो गया। अब कितना हुआ? 3 और 2 कितना हुआ? 5, तो बचा कितना? 5, टोटल कितना है? 8, तो यहां बचा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इस्तेमाल करेगा काइनेटिक एनर्जी में, और ये वापस जो दौड़ेगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये बाहर काइनेटिक एनर्जी में इस्तेमाल हो जाएगी। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन कहां पर है, वो कितनी वेस्टेज लेगा, उसके बाद में बाहर निकलेगा, ये तय होगा कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी से ये बाहर फिर स्पेस में घूमेगा, ये डिपेंड करेगा कि ये कहां पर है। इसी तरह से और एक एग्जांपल अगर लेंगे, मान लो मैंने फिर से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां कहीं है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां कहीं है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। मान लो वेस्टेज मिला 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 और 2 कितने हो गए? नहीं, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान के चलते हैं, 6 और 2 कितने हो गए? 8, तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ बचा ही नहीं, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सरफेस से जस्ट बाहर आ गया, और अब ये मूव नहीं करेगा। मूव क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको यहां से लेगा यहां तक आने में, और 2 इसका वर्क फंक्शन में, तो 8 दिया था, 8 का 8 यूटिलाइज किया। अब इसके पास बाहर स्पेस में मूव करने के लिए कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अब और एक बात से समझते हैं, मान लो अब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने दिया, और वर्क फंक्शन कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन यहां कहीं है, बहुत अंदर छुपा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। मान लो इसको बाहर निकलने के लिए 7, इसको वेस्टेज हो गया 7, 7 और 2 क्या हो गया? 9, तो ये बाहर नहीं आएगा। तो क्या आपने इस इलेक्ट्रॉन को
एनर्जी नहीं दी मोर देन वर्क फंक्शन। यस सर, हमने इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी मोर देन वर्क फंक्शन, लेकिन फिर भी ये बाहर नहीं आया। इसीलिए मैंने अभी स्टेटमेंट लिखाया था कि ये जरूरी नहीं है आप मोर देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी, मोर देन वर्क फंक्शन इसकी एनर्जी दे दोगे तो ये बाहर निकले। डिपेंड करेगा ये कहां पर है, इसकी वेस्टेज वहां सरफेस तक आने में कितना लगेगा। तो जरूरी नहीं है आप वर्क फंक्शन से एनर्जी ज्यादा दोगे तो ये बाहर निकलेगा, निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वेस्टेज कम होगी तो वर्क फंक्शन उसका, जब ये बाहर निकलेगा तो वो जो रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको बचती है वो इस्तेमाल करता है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर द इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, द इलेक्ट्रॉन विल। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, तो ये कभी आ सकता है, कभी बाहर आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है बाहर, तो कभी ये बाहर आ सकता है। अब ध्यान से देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसको लिखते हैं के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा। देखिए अभी यहां आते हैं, ये मेरे पास एक मेटल सरफेस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने एनर्जी दी और इस कुछ एनर्जी, मान लो इसकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, मैंने 8 दिया था, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब कोई कोल्यूजन नहीं होगा। तो इसको कोई कोल्यूजन नहीं होगा तब ये बाहर निकल के आएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ। लेकिन अगर कोल्यूजन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं रहेगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस वाले इलेक्ट्रॉन के पास रहेगी जिसका कोई कोल्यूजन नहीं होगा इस मेटल सर, वो सीधा बाहर निकलेगा। जैसे यहां पर इसके लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया जस्ट सरफेस से बाहर निकलने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने यूटिलाइज किया काइनेटिक एनर्जी में और ये बाहर निकल के स्पेस में मूव करेगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का होगा जो आपने एनर्जी दी उसमें से वर्क फंक्शन को काट लो, बस। ये काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन वो बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस फाइ नॉट। क्लियर है? ये E माइनस फाइ नॉट। और यही आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? ये आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। इसने बोला, इसने एक इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए, इसने खाली ये बोला, आइंस्टाइन ने बोला कि काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन, यानी बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, ध्यान से, बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोला। फिर से, बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोला। इसने खाली ये बोला कि मैं खाली बोल सकता हूं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी एक इलेक्ट्रॉन के पास हो सकती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी हो सकती है? वो हो सकती है, यहां इस वाले केस में देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वर्क फंक्शन है, कोई कोल्यूजन नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, कोई कोल्यूजन नहीं होगा तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी। लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ये कितना वेस्टेज करेगा, इसको कोल्यूजन करने में कितनी एनर्जी लगेगी, वो मैं नहीं बोल सकता। इसने खाली उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में बोला कि जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। खाली ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन के मैक्स होगा E माइनस फाइ नॉट। लेकिन वो वाला फाइ नॉट कितना है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपने 8 दिया, 8 में से 2 गया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी मैक्सिमम लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहां होगा उसके बारे में नहीं बता सकता, जो इलेक्ट्रॉन यहां होगा उसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उस वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बता सकता हूं जिसने कोई कोल्यूजन नहीं किया, उसका कोई वेटेज नहीं हुआ।
तो आइंस्टाइन ने बोला कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बता सकता हूं बाय द इक्वेशन E minus phi naught. This is very, very important equation, and for this K max, maximum kinetic energy is equal to E minus phi naught, is known as Einstein's photoelectric equation, and he got the Nobel Prize for it. Nobel Prize इसको मिला जब ये इसने बोला कि maximum kinetic energy of the electron is given by K max is equal to E minus phi naught. Clear? E minus phi naught इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये लिमिटेड केस है, मैक्सिमम वाला केस है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती. तो ये लाई करेगा बिटवीन जीरो और मैक्सिमम के बीच में. बाकी पता ही नहीं है किसके पास कितनी है, खाली मैं उस इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल सकता हूं जिसने कोई कोलिजन नहीं किया, जो जस्ट निकला बाहर, जिसका वर्क फंक्शन इतना है और वो बाहर निकलेगा. बाकी अंदर का मुझे जो कोलिजन करेगा उनके बारे में कुछ भी नहीं पता. और ये इंपॉर्टेंट है कि K max इज इक्वल टू E माइनस फाई नॉट. ठीक है, इसको नोट करिए. E माइनस फाई नॉट हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. ठीक है, क्लियर? ये हमारे पास इक्वेशन आ गई E माइनस फाई नॉट. अब ध्यान से देखिए, E माइनस फाई नॉट. तो हमने क्या बनाया? शाबाश, हमने बनाया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस फाई नॉट. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को क्या लिख सकते हैं? E को क्या लिख सकते हैं? एनर्जी ऑफ फोटॉन, दैट इज HF. ये HF लिख सकता हूं E को. ठीक है, माइनस फाई नॉट, दैट इज वर्क फंक्शन. राइट, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल फिर आएंगे. HF और H को क्या लिख सकते हैं? F को क्या लिख सकते हैं? HC बाई लैम्बडा. याद रखिए. ठीक है, HC बाई लैम्बडा माइनस वर्क फंक्शन, दैट इज फाई नॉट. ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. ठीक है, ये एक एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी आपको बताना होगा तो वो है HC लैम्बडा माइनस फाई नॉट. तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी HC बाई लैम्बडा माइनस फाई नॉट. वेन, ये तब पॉसिबिलिटी है व्हेन देयर इज नो कोलिजन. तो लिखूंगा मैं यहां पर, व्हेन देयर इज नो कोलिजन, व्हेन देयर इज नो कोलिजन, कोई कोलिजन नहीं होगा. व्हेन देयर इज नो कोलिजन, इलेक्ट्रॉन विल एफिशिएंटली come out. Electron will efficiently come out from the metal surface. This come out, this is known as this equation. This is known as Einstein's photoelectric equation. This is known as Einstein's photoelectric equation. ये E kinetic energy maximum, H is Planck's constant, C by lambda is wavelength minus phi naught. This is work function, and this is known as Einstein's photoelectric equation. Clear? एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, आइंस्टाइन ने खाली ये बोला कि एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी बता सकता हूं मैं. एग्जैक्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले जो निकलेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की मैं बता सकता हूं कि वो कितनी होगी. वो होगी माइनस फाई नॉट. और सभी इलेक्ट्रॉन्स का बताना पॉसिबल नहीं है, खाली जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी. और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन वही होगा जिसने कोई कोलिजन नहीं करना है, सीधे बाहर आना है, उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी. और एक इंपॉर्टेंट बात, और मैं एक अजीब तरह का केस देखा, इसको देखिए. किसी एक, मैं तो अब नाम नहीं बोलूंगा, तो किसी जगह मैंने कॉपी पे देखा कि उसने यहां पर लिखा था, ये जो E है तो ये लिखा था E बराबर, इस अगर फाई नॉट को इधर लेंगे तो ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई नॉट इज इक्वल टू E. और यहां पर वो मैक्सिमम लिखना भूल गए थे. इट इज नॉट पॉसिबल.
यहाँ पर मैक्सिमम लिखा है, ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन गलत है। तो ये बात हो रही है खाली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, हर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की। तो इसको अच्छे से 1-2 बार रिपीट करिए। होप यू हैव एंजॉयड टुडेज क्लास। ठीक है, इसको 1 बार 2 बार रिपीट करिए, फिर हम आगे चलते हैं विथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और वेवलेंथ के बारे में और बात करेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। होप यू हैव एंजॉयड टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।